Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started a new series of class 11th BST. और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के सेकेंड चैप्टर के रिवीजन को। ऑलरेडी हमने ये चैप्टर पहले डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने सारी हेडिंग्स, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मेशन सब कुछ डिस्कस किया था। बट क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारी हेडिंग्स हैं जिसे याद करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए हमने इसका एक रिवीजन वीडियो भी बनाया है, जिसमें हम उन सारी हेडिंग्स को याद करने की पॉसिबल ट्रिक्स देखेंगे। और मेनली ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए रहेगा। तो एग्जाम में जितनी हेडिंग्स आपको याद करना जरूरी है, हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी कंट्री में या कहीं पर भी बिजनेस को स्टार्ट करने की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक होता है बिजनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और एक होता है जॉइंट सेक्टर। तो अगर तो वो बिजनेस ओन, कंट्रोल और मैनेज कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है, मैं और आप कर रहे हैं, तो ये फॉर्म हो जाएगा या ये हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। और प्राइवेट पीपल हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी और सारी कंपनी जो हम आसपास देखते हैं मेजरली, वो सब क्या होती हैं? प्राइवेट कंपनीज। देन हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर उस बिजनेस में कंट्रोल, ओन और मैनेज कोई गवर्नमेंट कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट मतलब या तो वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओन, कंट्रोल या मैनेज कर रही है, तो दैट बिजनेस विल बी नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और यहाँ पर जब गवर्नमेंट काम करती है तो उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि सर्विस देना होता है। तो सर्विस विल बी देयर मेन मोटिव। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रेलवेज, BSNL, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज है, तो ये क्या हो जाएगा? पब्लिक सेक्टर। देन आता है जॉइंट सेक्टर। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसे पब्लिक और प्राइवेट जॉइंटली ओन, कंट्रोल और मैनेज करती है, तो जिसमें दोनों के ही पैसे लगे हो या दोनों मिलकर काम करते हो, वो जॉइंट सेक्टर है। एग्जाम्पल काफी हमें रेयर कोई एग्जाम्पल मिलता है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक कंपेरेटिवली ज्यादा है, जॉइंट थोड़े से कम है। फिर भी मारुति उद्योग का हम नाम देंगे जॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स। तो आपके सेकंड चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स हैं, थर्ड चैप्टर में पब्लिक सेक्टर के। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो सब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स रहेंगे। अब टोटल इनके 5 फॉर्म्स होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज। फॉर्म का मतलब होता है वो रूप जो आपको चाहिए बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर आप बिजनेस को एक आत्मा मान लें, तो उस आत्मा को अपने काम करने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है ना, बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो ये उसका फॉर्म हो जाएगा जिसमें रहकर वो अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो पांचों फॉर्म्स में हमें क्या चाहिए? मेरिट्स याद करने हैं, उनके डीमेरिट्स याद करने हैं और फीचर्स याद करने हैं। तो पांचों फॉर्म्स के सारी चीजें याद करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी पोर्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ट्रिक यूज करेंगे, और वो ट्रिक है माई 4 lazy students cook delicious rice curry. My 4 lazy students cook delicious rice curry. Now my और या M से हमारा हो जाएगा मैनेजरियल स्किल्स, F से आपका हो जाएगा, 4 से हो जाएगा फॉर्मेशन, देन लेजी L से आपका हो जाएगा लाइबिलिटी, देन S से हो जाएगा सीक्रेसी, देन C से हो जाएगा कंटिन्यूटी, डिलीशियस D से हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, R राइस R से हो जाएगा रिसोर्सेस, एंड अगेन C से हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको कुल मिलाकर ये 8 हेडिंग्स ही याद रखनी है, जिसे आप याद भी कैसे रखेंगे? ट्रिक की हेल्प से। माय 4 लेजी स्टूडेंट्स कुक डिलीशियस राइस करी, मैनेजरियल स्किल, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, सीक्रेसी, कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेस और कॉन्फ्लिक्ट। सारे जो पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम इन्हीं हेडिंग्स का यूज करने वाले हैं। तो ये आपकी 8 की हेडिंग्स होती हैं जो सब में रिपीट होती हैं।
तो हम सिर्फ इसी में ही मास्टरी करेंगे और इसकी हेल्प से हम सारे फॉर्म्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक में पहला वर्ड क्या था, माई, और एम से होता है मैनेजरियल स्किल, उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फोर, और फोर से क्या था, फॉर्मेशन। तो एक बार हम देख लें कि हम इसे करने क्या वाले हैं। हम एक एक हेडिंग उठाएंगे और देखेंगे कि वो हेडिंग कौन से फॉर्म का मेरिट है या फिर डीमेरिट है, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, ऐसे करके जब तक हमारी ट्रिक खत्म होगी तब तक हम सारे फॉर्म्स कवर कर चुके होंगे। तो सबसे पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, और वर्ड क्या था, फोर, फोर से हो जाएगा फॉर्मेशन। अब इसका फॉर्मेशन मैंने मेरिट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन काफी आसान होता है। रीजन, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है, इवन होता ही नहीं है। तो अगर आप कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, जैसे अगर आप क्रैकर्स में डील कर रहे हैं, एसिड में डील कर रहे हैं, कोई केमिकल्स में डील कर रहे हैं या फिर गन्स वगैरह, तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन एक्सेप्शन को हटा दें तो मेजॉरिटी किसी भी सोल प्रोप्राइटर को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो बिना कोई गवर्नमेंट से परमिशन लिए आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई इसका फॉर्मेशन ईजी है। दूसरा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन भी आसान होता है, इसलिए हम इसे मेरिट में लिखते हैं। और इसका आसान होने का रीजन क्या है, बिकॉज पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक एक्ट तो बना है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो तो आप इस एक्ट के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन करवाना जरूरी नहीं है। तो आप चाहें तो इसके स्किप भी कर सकते हैं, दैट्स वाई इसका फॉर्मेशन भी आसान होता है। फिर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स, और अगेन कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन आसान होता है, इसलिए हम इसके मेरिट में लिखते हैं। और आसान क्यों होता है, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट। तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, इसकी वजह से इसका फॉर्मेशन का प्रोसीजर काफी टफ या लेंदी नहीं होता, काफी इजी होता है। देन लास्ट, कंपनी, और कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो आसान नहीं होता, ये सिर्फ इसी का ही फॉर्मेशन काफी टफ होता है, इसीलिए इसको हम डीमेरिट में लिखते हैं और हेडिंग हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का मतलब ये कि इसका फॉर्मेशन करना आसान नहीं होता, टफ होता है। एंड द रीजन कि इसके फॉर्मेशन में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स या कई सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं तो आपको कई सारे प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, जिनमें अगेन आपको उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट कंज्यूमिंग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारी फॉर्मेलिटीज, जिसे बनाने के लिए प्रोफेशनल्स आएंगे, काफी पैसा भी वेस्ट होगा और काफी सारा टाइम भी लगेगा। तो सिर्फ एक कंपनीज है जिसका फॉर्मेशन टफ होता है। अभी हमने 4 डिस्कस किए हैं, फैमिली बिजनेस रह गया है, उसे हम अलग से देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ 4 हेडिंग्स हैं और वो काफी इजी है, तो इसमें को हम इसमें नहीं डालेंगे, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया, वो फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या था, लेजी, और लेजी के एल से क्या बनता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी में सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये इसका मेरिट नहीं है, ये इसका डीमेरिट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इसका मतलब क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस के लिए कोई भी डेट लिया है, कोई भी कर्जा लिया है और फिर उसे उसने रीपे नहीं कर पाया, तो उसके पर्सनल एसेट भी बेचे जाएंगे उस डेट को रिकवर करने के लिए। तो मैं अगर सोल प्रोप्राइटर हूं, मैंने किसी से 50,000 का कोई कर्जा लिया था, अब मेरे बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे रीपे कर पाऊं, तो वो मेरे घर के एसेट, पर्सनल एसेट को बेचकर भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये डीमेरिट हो जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी जो लायबिलिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होती है, तो अगेन ये इसका डीमेरिट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर हम पार्टनरशिप में आते हैं तो जितने पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो अब अगर इस पार्टनरशिप फर्म ने अपना डेट रीपे नहीं किया है तो सारे पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ेंगे लोन को रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसा रहेगा, लेकिन अलग अलग से इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें इन्होंने साइन किया है कि सिर्फ हम में से किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसी पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ेंगे, जबकि बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड। लेकिन इसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो कैसी होती है, अनलिमिटेड ही होती है। देन कम्स कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये इसके मेरिट में आ जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि एक कोऑपरेटिव्स को कम से कम 10 लोग चाहिए होते हैं बनाने के लिए।
अब 10 लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाई, या मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक 50 लोगों का एक ग्रुप था जो एक कोऑपरेटिव में चल रहा था। हमने अगर अपने कोई भी डेट लिया है किसी से और हमारी सोसाइटी उसे रीपे नहीं कर पा रही है, तो मैक्सिमम उस सोसाइटी के एसेट ही बेचे जा सकते हैं, किसी भी मेंबर के पर्सनल एसेट टच नहीं किए जाएंगे। तो लायबिलिटी तो है, बट कैसी है, लिमिटेड। पर्सनल एसेट यहाँ पे नहीं बिकते। देन कम्स कंपनी, और कंपनी में भी सेम, जो इनकी लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती है। तो मैंने किसी कंपनी में अगर पैसे लगाए हैं, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो मैं वहां की शेयर होल्डर या फिर ओनर हो चुकी हूँ। अब अगर वो कंपनी ने अपना कर्जा रीपे नहीं किया है, तो कोई भी डेटर, कोई भी क्रेडिटर मेरे पर्सनल एसेट को टच नहीं कर सकता अपना डेट रिकवर करने के लिए। तो मेरी लायबिलिटी तो है, मैक्सिमम कितना पैसा डूबेगा, जितना मैंने उस कंपनी में लगाया है। सिर्फ कंपनी के एसेट से बिकेंगे, पर्सनल एसेट किसी के नहीं बिकेंगे। ये भी हमारा लायबिलिटी जो पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट एस से क्या होता है स्टूडेंट्स, एस से हो जाएगा सीक्रेसी, और सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, तो ये इसका मेरिट हो जाएगा सीक्रेसी। और सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपके जो सीक्रेट्स हैं वो आपको रिवील नहीं करने होते। तो सीधी सी बात है, जो सोल प्रोप्राइटर है वो अकेला एक इंसान है, तो उसको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। वो चाहे तो उसे स्किप कर सकता है। साथ ही में उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, ये उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या गूगल वगैरह पर पब्लिश नहीं करना होता है। तो उसका उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे अपने सारे एसेट्स रिवील करने होंगे। तो उनका बिजनेस में काफी सीक्रेसी होती है। पार्टनरशिप में भी ये सीक्रेसी होती है। तो पार्टनरशिप फर्म्स को भी अपने सारे जो एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस है वो रिवील नहीं करना होता, और इसके पार्टनर्स भी बहुत कम होते हैं, तो मतलब मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक होने की चांसेस नहीं होते। जबकि यहाँ पर अगर आप कोऑपरेटिव्स में देखें तो कोऑपरेटिव में सीक्रेसी नहीं होती है। वाई? क्योंकि एक तो इसके मिनिमम 10 मेंबर से लेकर मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। साथ ही में कोऑपरेटिव्स के एसेट, लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस उन्हें डिस्कस करने होते हैं, उन्हें पब्लिश करने होते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती। सिमिलरली कंपनी में भी सीक्रेसी नहीं होती, तो इनका डीमेरिट हो जाएगा कि लैक ऑफ सीक्रेसी। एंड वाई? बिकॉज अगर मुझे चाहिए कि मैं अंबानी जी के सारे एसेट पता लगाऊं, कितने एसेट्स हैं उनके बिजनेस में, कितनी लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, तो मैं आज ही गूगल से उनकी बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकती हूँ। बिकॉज उन्हें अपना जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें वो पब्लिश करना होता है। साथ ही में उनके काफी सारे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जिनको उन्हें अपने सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कोई सीक्रेसी नहीं हो पाती। तो माय 4 लेजी स्टूडेंट्स, फिर कुक, सी से हो जाएगा क्या, कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती है, तो ये इसका नुकसान होता है, किसमें आएगा, डीमेरिट में। और कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर इस बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी होती है, एक सेकेंड, पहला डेथ, या फिर इंसॉल्वेंसी, या फिर इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी, या तो उनकी डेथ ही हो जाए, या उनकी इंसॉल्वेंसी हो जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए वो, या इनकैपेसिटी मतलब फिजिकली या मेंटली वो काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। तो इस केस में जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो क्योंकि बिजनेस में एक ही सोल प्रोप्राइटर है, एक ही पार्टनर है, एक ही मतलब पर्सन है जो उसको चला रहा है, तो अगर उसकी डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या इनकेपेबल हो जाए, तो इस केस में उसका जो बिजनेस है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसे बंद करना पड़ेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। पार्टनरशिप में भी कंटिन्यूटी नहीं होती है। ओके, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, या फिर वो इनकेपेबल हो जाए, तो पार्टनरशिप को बंद कर देना पड़ेगा। नाउ यू कैन थिंक कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप में 5 पार्टनर्स हैं और हो सकता है किसी एक जो है वो इंसॉल्वेंट या इनकेपेबल हो गया, तो 4 पार्टनर्स तो है ही, वो चाहे तो उसे कंटिन्यू कर भी सकते थे। तो यस, दे कैन कंटिन्यू, बट जो प्रीवियस वाली पार्टनरशिप है वो बंद हो जाएगी। अब अगर उन चारों को कंटिन्यू रखना है तो एक नया पार्टनरशिप फॉर्म उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पुराना वाला तो बंद ही हो गया, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं थी। तीसरा, कोऑपरेटिव्स में कंटिन्यूटी होती है, तो ये इसका मेरिट हो जाएगा कंटिन्यूटी। वाई? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे अगर 2-3 मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इनकैपेबिलिटी हो जाए,
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होती है, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, वो चलती ही रहेगी जब तक उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स हैं, वो बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स या मेंबर्स की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कंटिन्यूटी होती है। देन कंपनी में भी कंटिन्यूटी होती है। तो कई सारे इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, कई सारे इसके मेंबर्स होते हैं। अगर कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या फिर इनकेपेबिलिटी हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, तो कंपनी बंद नहीं होती, ओनर्स चेंज होते रहते हैं, नए शेयर होल्डर्स आते रहेंगे और कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी बंद नहीं होती किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी से। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होती है। देन कुक हो गया, सी हो गया। देन डिलीशियस, और डिलीशियस डी से हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग काफी इजी या फिर बहुत जल्दी हो जाती है, क्विक होती है, इसलिए ये इसका मेरिट हो जाएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। ओके, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही इंसान है, तो उसे किसी के साथ भी अपने बिजनेस आइडिया शेयर करने की या फिर किसी को कन्विंस करने की या फिर उनसे डिस्कशन करने की, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो इंडिविजुअली खुद अपने डिसीजंस ले सकता है, इसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होती है। दूसरा, अगर हम आए पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर भी जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्विक तो नहीं होता, लेकिन बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 पार्टनर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो पांचों पार्टनर से हमें कंसल्ट करना पड़ेगा, सबको एग्री करवाना पड़ेगा, एक डिस्कशन करना होगा। तो ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जो डिसीजन निकल के आएगा वो काफी बैलेंस्ड होगा। वाई? अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ अपने मन से डिसीजन ले रही हूँ तो देर आर चांसेस कि वो गलत हो, लेकिन अगर मैं 5 लोगों से डिस्कशन करके ले रही हूँ तो मुझे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस पता चलेंगे, और जब डिस्कशन लेकर फिर हम एक डिसीजन लेंगे तो दैट विल बी बैलेंस्ड, तो चांसेस है कि उसमें एरर्स नहीं हो। देन हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव्स का ये डीमेरिट हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग काफी डिलेड होती है, डिलेड डिसीजन मेकिंग। वाई? क्योंकि इसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं, तो इतने सारे मेंबर्स के साथ डिस्कशन करना, उनका कंसेंट लेना, और अगर हम सारे मेंबर्स को नहीं भी ले रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठाना, उसमें डिस्कशन करना, वोटिंग करना, सबको इन्फॉर्म करना, ये सारी जो प्रोसीजर है वो काफी डिलेड हो जाता है, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग काफी डिलेड होती है। देन कंपनी में भी ये डीमेरिट हो जाएगा कि डिले डिसीजन मेकिंग होता है। वाई? क्योंकि अगेन एक कंपनी में कई सारे लोग होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठानी होती है, सब में डिस्कशन करना होता है, फिर वोटिंग करेंगे और वोटिंग में जो भी आएगा वो सबको इन्फॉर्म करेंगे। तो इतनी सारा लंबा प्रोसीजर में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अगेन डिसीजन मेकिंग इसका क्या हो जाएगा? डीमेरिट। देन हम बात करेंगे डिलीशियस राइस, आर से क्या हो जाएगा? ये हमारा रिसोर्सेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं होते हैं, रिसोर्सेस कम होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डीमेरिट। तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, लैक ऑफ नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेस होते हैं। ओके, और कम रिसोर्सेज से मतलब क्या होता है? क्योंकि एक ही अकेला इंसान है जिसे पैसा लगाना है, वही कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा, तो उसके पास इतने सारे रिसोर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और एक इंडिविजुअल अगर आपका लोन लेने जा रहा है, तो एक इंडिविजुअल को जो लोन मिलेगा उसकी भी कैपेसिटी होती है, उसे बहुत सारा लोन नहीं दिया जा सकता, तो अल्टीमेटली उसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो कंपेरेटिवली कम रह जाते हैं। पार्टनरशिप में आप, आपके ऊपर ये ऑप्शन है कि आप उसको मेरिट में भी लिख सकते हो या फिर डी मेरिट में भी लिख सकते हो। तो अगर आप मेरिट में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर आप इसे डी मेरिट में लिखेंगे तो अगेन वही लिखेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेस। आप दोनों में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसे डिफेंड कैसे करोगे। अगर आप लिख रहे हो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, तो आप पार्टनरशिप को कंपेयर करोगे विद द सोल प्रोप्राइटर। देखो, सोल प्रोप्राइटर के पास तो कम रिसोर्सेस होते हैं, यहाँ पे हमारे कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो जब ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो ज्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर इनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर आप इसे डी मेरिट में लिखते हैं तो आप इसका कंपैरिजन करेंगे विद द कंपनी, कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके कंपेयर करें तो इसके पास रिसोर्सेस कम होते हैं। तो आप पर डिपेंड करेगा आप कहाँ लिख रहे हो, फिर जहां पे भी लिखोगे उस हिसाब से आप उसको कंपेयर करना पड़ेगा। देन कोऑपरेटिव्स में हमेशा ही जो रिसोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस। एंड वाई सो?
क्योंकि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उसकी कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती। तो आपको अगर ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है कि जिसको मेंबरशिप चाहिए वो इजीली इसमें आ सकता है और कितना पैसा भी चाहे तो उसको मतलब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इवन अगर मेरे पास 100 रुपए भी है तो 100 रुपए भी लगाकर मैं उसका मेंबर बन सकती हूँ। तो क्योंकि इसकी कोई मिनिमम फीस नहीं होती तो सारे लोग बहुत कम पैसा इसमें लगाते हैं। इसकी वजह से इनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। देन कंपनी सिर्फ एक ही ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं। तो दे हैव लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। एंड व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी कंपनी में कई सारे लोग होते हैं तो इनकी इनके जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। देन जब भी वो चाहें तो अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू करके वो पब्लिक का पैसा मंगवा सकती हैं। तो इसके बाद जो स्कोप होता है फंड्स रेज करने का वो भी ज्यादा होता है। जब ये लोन लेने भी जाएंगे तो उनको ज्यादा लोन मिल जाते हैं इन कंपेरिजन टू अ पर्सन। तो इसकी वजह से इनका जो फंड्स होते हैं रिसोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बिकॉज देर आर लार्जर शेयर होल्डर्स एंड वो अपने शेयर्स इशू करके इवन और भी पैसा मंगवा सकते हैं। तो देर इज अ लार्जर स्कोप ऑल्सो। देन हम बात करते हैं क्या हो गया ये राइस। देन लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट। करी करी किस चीज से हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट। सी सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला इंसान है वो खुद से कैसे लड़ाई कर सकता है? तो लड़ाई करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकते। पार्टनरशिप में हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप का एक नुकसान हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वाई होते हैं? वाई क्यों होता है? अब सब में सेम ही रीजन है। कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है क्योंकि इतने सारे जो लोग आते हैं इसमें वो सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जो अगर मैच ना करे तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाइयां हो सकती हैं। सेम कोऑपरेटिव्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें अगेन मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर इनके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, वो मैच नहीं करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। देन कंपनीज में भी सेम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि सबके अलग अलग बैकग्राउंड हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज ओपिनियंस हैं। साथ ही में कंपनीज में क्या होता है? 2 ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है डिबेंचर होल्डर। अब शेयर होल्डर को सिर्फ वही पैसा मिलता है जो कि डिबेंचर होल्डर सबको देने के बाद बचता है। तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं पहले क्रेडिटर्स को, टैक्सेस में डिबेंचर होल्डर सबको पैसा दे दिया जाएगा। फिर अगर कुछ बचा तो वो शेयर होल्डर को मिलता है। तो शेयर होल्डर हमेशा ये चाहते हैं कि डिबेंचर होल्डर को पैसा कम दिया जाए तो इंटरेस्ट रेट उनका कम हो, जबकि डिबेंचर होल्डर क्या चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। तो इसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है जिसकी वजह से लड़ाइयां यहाँ पर होती हैं। देन एक लास्ट हमने छोड़ा था मैनेजरियल स्किल्स माई से। मैनेजरियल स्किल्स सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होती हैं तो ये इसका डीमेरिट हो जाएगा मैनेजरियल स्किल्स। वाई? क्योंकि एक ही इंसान है जो सब कंट्रोल मैनेज कर रहा है और साथ में क्योंकि एक ही इंसान कर रहा है तो एक ही इंसान हर एक चीज में एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसकी वजह से इनकी मैनेजमेंट स्किल्स काफी कम होती हैं। सेकेंडली इनके पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं है कि ये सारे काम के लिए एक प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट पीपल को हायर करें। तो ओवरऑल इनकी मैनेजमेंट काफी वीक होती है। देन सिमिलरली पार्टनरशिप, यहाँ पर भी रिसोर्सेस कम थे तो यहाँ का भी मैनेजरियल कैसे होगा? कम होगा। मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पर भी कम होगी। वाई? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में ही सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो पार्टनर्स में ही सारे एक्सपर्ट पीपल हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड इसके अलावा इनके पास रिसोर्सेस भी कम होते हैं तो ये प्रोफेशनल हायर नहीं कर पाते जिसकी वजह से मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पे कम होती है। देन सिमिलरली कोऑपरेटिव्स, इनके पास भी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज इनके भी कम है तो इनका भी मैनेजरियल स्किल कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। वाई? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो अगेन ये जो प्रोफेशनल पीपल है ये हायर नहीं कर पाएंगे और अगर उसे हायर नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट यहाँ का वीक होगा। सिर्फ एक कंपनी के पास ही बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं तो इनका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा होगा। तो इनका मैनेजमेंट स्किल्स कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स। एंड वाई? बिकॉज इनके पास इनफ रिसोर्सेस होते हैं कि हर एक फील्ड के एक्सपर्ट पीपल ही हायर कर पाए। तो अकाउंट संभालने के लिए इनके पास पर्टिकुलरली सीए होगा। इसके अलावा सारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर एडवोकेट होगा, सीएस होगा, एमबीए पीपल होंगे। तो हर एक चीज के लिए इनके पास एक्सपर्ट पीपल होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ का मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट होता है। अब आप देखेंगे कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3-4 मेरिट्स डीमेरिट्स सबके हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पास 5 डीमेरिट्स हैं लेकिन कोऑपरेटिव्स में जो मेरिट्स हैं वो थोड़े कम हैं। तो यहाँ पर आप एक आध और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं जैसे कि ओपन मेंबरशिप। तो कोऑपरेटिव्स में जो मेंबरशिप होती है वो सबको ओपन होती है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर,
कलर या फिर आपका रिलीजन, तो कोई भी चाहे तो इसका मेंबर बन सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे ओपन मेंबरशिप है। इसके बाद इनमें सबके पास कैसी वोटिंग राइट्स होती हैं? इक्वल। तो फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पैसा लगाया है, अगर आपने 100 रुपए भी लगाया है तो आपको सेम वोटिंग राइट्स मिलेंगे जितने बाकी सब मेंबर्स को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा एक बैरियर नहीं है, तो अगर आपने पैसा कितना भी लगाया हो आपकी वोटिंग राइट्स सबकी सेम ही होंगे। तो ये 2 मेरिट्स आप इसमें और इंक्लूड कर सकते थे। इसके अलावा पार्टनरशिप में भी 4-5 मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, सफिशियंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो मेरिट्स हैं वो थोड़े से कम हैं, तो यहाँ पर आप कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, सारे प्रॉफिट्स आपके खुद के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब आपको पता होता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपके प्रॉफिट उतने ज्यादा होंगे। जबकि क्या होता है, पार्टनरशिप में हमारा कोई इंसेंटिव नहीं होता। अगर मेरा पार्टनर काफी लेजी है, वो बिल्कुल काम पे आता ही नहीं है, तो मुझे भी काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सारा काम मैं कर रही हूँ तो भी प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो मैं ज्यादा काम करना नहीं चाहूंगी। लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहूंगी, बिकॉज सारे प्रॉफिट्स अब मेरे ही होने वाले हैं। तो मुझे पता है कि जितने ज्यादा एफर्ट्स होंगे उतने ज्यादा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ एक इंडिविजुअल को ज्यादा मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। तो ऐसे कुछ एक आध आप मेरिट इसका एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे। बाकी सेम पॉइंट से आपके सबके कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बचा है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि अभी तो सिर्फ मेरिट्स डिमेरिट्स हुए हैं, फीचर्स कैसे होंगे? तो फीचर्स आपको इसी से ही बनाने हैं और यही आपके फीचर्स भी हैं। तो अगर आपके फीचर ऑफ कंपनी आ जाता है तो इसी में से 2-3 पॉइंट्स यहाँ से, 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ से उठाएंगे और वो फीचर्स बन जाएंगे। तो फीचर्स अलग से याद नहीं करने होते, यही चीज आपकी फीचर्स बन जाएगी। जैसे फॉर्मेशन बताना होगा। अच्छा, इसका फॉर्मेशन हमने देखा था कंपनी का डिफिकल्ट होता है, और इसका एक्ट कौन सा होता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। डिले होता है, सीक्रेसी नहीं होती है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, सेम ही आपके फीचर्स हो जाएंगे, अलग से आपको नहीं याद करने। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सिर्फ फीचर्स ही हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स अलग से नहीं दिए हुए। तो फीचर्स क्या हो जाएंगे इसके? पहला फीचर हो जाएगा अगेन फॉर्मेशन। तो इनको अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके। इसके अलावा इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो कंट्रोल होता है पूरा कर्ता के हाथ में। और कर्ता कौन होता है? एक फैमिली बिजनेस में जो सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर होते हैं वो उस बिजनेस के कर्ता हो जाते हैं। ओके, सारी कंट्रोलिंग पावर, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कर्ता डिसाइड करते हैं। कर्ता को छोड़ के बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं को पार्टनर्स। तो को पार्टनर्स कौन होते हैं? कर्ता के अलावा बाकी सारे मेंबर्स, और कर्ता सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर। इसके अलावा होगी इनकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इसकी थोड़ी यूनिक है, यहाँ पे सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और बाकी सबकी कैसी होती है? को पार्टनर से कैसी होगी? लिमिटेड। इसका मतलब अगर फैमिली बिजनेस में हमने डेट लिया हुआ है और उससे हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ दादाजी की, जो सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर हैं, उनका ही पर्सनल एसेट बिकेगा, बाकी किसी का नहीं बिकेगा। इसके अलावा हमका चौथा आ जाएगा लास्ट फीचर, माइनर मेंबर। तो माइनर का मतलब होता है कि 18 साल से कम उम्र का मेंबर इसमें हो सकता है। तो जब आप फैमिली बिजनेस चला रहे होते हैं तो इसमें मेंबर्स को ओनरशिप राइट्स मिलती हैं राइट फ्रॉम देयर बर्थ। तो अगर आज कोई आपका भाई पैदा हो या बहन पैदा हो, तो राइट फ्रॉम देयर बर्थ वो आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है ना, वो भी अब आपके बिजनेस के एक मेंबर बन चुके हैं। तो सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा होता है कि एक माइनर भी आपका मेंबर हो सकता है राइट फ्रॉम देयर बर्थ। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर आपको 3 चीजें एडिशनल पढ़नी है। एक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में हम उसे 2 बेसिस पर पढ़ते हैं। एक बेसिस है ड्यूरेशन, कि कब तक चलेगी, और दूसरा है लायबिलिटी, कि उनमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी। तो ड्यूरेशन के बेसिस पर 3 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक है एट विल, जैसे ओपन किया जाता है एट योर ओन विल, और क्लोज भी किया जाता है एट योर ओन विल। तो जब मन किया आपने इसे स्टार्ट किया, जब मन किया आपने बंद कर दिया, तो दैट इज पार्टनरशिप एट विल। इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, मतलब पहले से जब आप इसे ओपन करते हो तो इसका क्लोजिंग डेट आप डिसाइड नहीं करते, ये होती है फिक्स एट विल।
देन आता है फिक्स्ड पीरियड। जब पार्टनरशिप को स्टार्ट करते वक्त ही आप डिसाइड कर दो कि इसे खत्म कब करना है, तो ये होती है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। इसमें ऑलरेडी हमें एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई जाती है, से फॉर 1 ईयर। तो जैसे ही फॉर्मेशन के बाद 1 साल खत्म होगा, ये पार्टनरशिप अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तीसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसे कोई से टाइम पीरियड के लिए तो ओपन नहीं करते, बट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ओपन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर अपनी सिटी में एक मॉल बनवाना है और उसके लिए मैंने पार्टनरशिप की हुई है अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो अब जब तक ये मॉल चल रहा है या जब तक वो मॉल बन नहीं जाता, तब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। तो कोई टाइम नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट होता है। अगर ये प्रोजेक्ट अगर 6 महीने में ही खत्म हो जाता है, तो हमारी पार्टनरशिप 6 मंथ्स में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसे बनते बनते 2 साल भी लग जाते हैं, तो हमारी पार्टनरशिप 2 साल तक रहेगी। देन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एक होती है जनरल पार्टनरशिप, जिसमें कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो यहाँ पे सारे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट बेचे जाते हैं डेट को रीपे करने के लिए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उसमें आपको मिनिमम किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी होती है। मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। और इस केस में बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अब यहाँ पे जिस पार्टनर को अनलिमिटेड हमने लिखा हुआ है, सिर्फ उसी के पर्सनल एसेट बिकेंगे, बाकी सबके नहीं बिकेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो 4 तरह के पार्टनर्स होते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। नाउ एक्टिव पार्टनर वो होता है जो आपके बिजनेस में पैसा भी लगाता है, तो कंट्रीब्यूट करता है अपना कुछ कैपिटल। इसके अलावा जो भी आपके रिस्क होते हैं आपके फर्म के, ये रिस्क को भी बियर करेगा। तो लॉस वगैरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, तो ये भी शेयर करता है। इसके अलावा हर रोज ये काम करने भी आएगा, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। और अगर किसी को डेट को हम रीपे नहीं कर पाए, तो इसके भी पर्सनल एसेट बिकेंगे। तो इन शॉर्ट ये बहुत ही नॉर्मल पार्टनर जैसा है। एक्टिव पार्टनर पैसा लगाएगा, हर रोज काम करने भी आएगा, साल के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे सब में इसको शेयर भी मिलेगा, और अगर कोई डेट रीपे नहीं कर पाए तो इसका पर्सनल एसेट भी बेचा जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर भी नॉर्मल पार्टनर की तरह होता है। स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर सेम है। तो ये भी नॉर्मल पार्टनर जैसे पैसा लगाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी मिलता है, और इसके पर्सनल एसेट भी बिकेंगे अगर लोन रीपे नहीं हो पाया तो। लेकिन सिर्फ एक चीज एक्सेप्शन होती है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, काम नहीं करता। देन सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ये पैसा भी लगाएगा, काम करने भी आएगा, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शेयर भी मिलेगा, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। द ओनली केसेस ये सीक्रेट रहता है कि हमारा पार्टनर है, तो इसकी आइडेंटिटी आउटसाइड वर्ल्ड को पता नहीं होती है, किसी को ये बात पता नहीं चलने देते कि ये हमारा पार्टनर है। तो अगर किसी पार्टनर की आइडेंटिटी बहुत खराब है, या फिर मार्केट में उसकी रेपुटेशन काफी खराब है, लोग उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देते, बाकी वो सारा काम करता है। देन नॉमिनल पार्टनर, ये सीक्रेट पार्टनर से थोड़ा अपोजिट होता है। ये एक्चुअल में हमारा पार्टनर होता नहीं है, पर लोगों को लगता है ये हमारा पार्टनर है। तो दोज आर नॉट द एक्चुअल पार्टनर्स ऑफ अवर पार्टनरशिप फर्म, बट लोगों को ऐसा अपीयर होगा कि हमारे पार्टनर्स हैं। अब इसके 2 तरह के होते हैं, ये एस्ट्रिपल या होल्डिंग आउट। हम बात करते हैं एस्ट्रिपल का मतलब क्या होता है। वो पार्टनर्स जो एक्चुअली खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, भले वो पार्टनर ना हो। ओके, तो मेरे किसी फ्रेंड को मेरी रेपुटेशन का यूज करना है क्लाइंट्स बनाने के लिए, तो मैं बोल दूंगी कि मैं इसकी पार्टनर हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। तो इस केस में क्या हो गई, मैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्ट्रिपल। लेकिन दूसरे एक तरीके के होते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये वो पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं इसका पार्टनर हूं, लेकिन अगर सामने वाला कहता है तो ये मना भी नहीं करते। अब इसी केस में अगर मेरा फ्रेंड ये क्लेम कर रहा है कि मैं उसकी पार्टनर हूँ, भले मैं नहीं हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैं इसकी पार्टनर हूँ, बट वो कह रहा है तो मैं मना भी नहीं कर रही हूँ। तो इस केस में मैं क्या हो जाऊंगी, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ अब क्योंकि ये दोनों ही हमारे एक्चुअल पार्टनर्स नहीं है, तो पैसा नहीं लगाएंगे, काम करने तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनको शेयर भी नहीं देना, और ना ही इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड नहीं रहेगी, पर लिमिटेड रहेगी टू द अमाउंट ऑफ लोन जो कि इनके नाम पर लिया गया है। तो अगर मेरे किसी फ्रेंड ने ये बोलकर कि मैं उनकी पार्टनर हूं, कुछ अमाउंट लिया है, लोन बैंक से लिया है या किसी से भी लिया है, तो मुझे उस लोन का अमाउंट रीपे करना पड़ेगा अगर वो पार्टनर पे नहीं कर पाता है तो।
रीजन, मैं उसकी भले पार्टनर नहीं थी बट मैंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं उसकी पार्टनर थी, या फिर मुझे पता था कि वो मेरा नाम यूज कर रहा है और मैंने उसे मना भी नहीं किया। तो अब इस केस में अगर मेरे नाम पर कोई लोन रेस हुआ है तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड तो नहीं रहेगी, पर्सनल एसेट तो नहीं बिक सकते, लेकिन लिमिटेड रहेगी। देन कम्स फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये हमेशा एक कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहो तो मत करवाओ। ओके, करवाना है तो किसमें करवाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो अगर फ्यूचर में कोई लड़ाइयाँ, आपको डिस्प्यूट्स अगर अवॉइड करने हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अदरवाइज कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें फ्यूचर में कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। उससे अवॉइड करने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। जब, अच्छा पहले हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक वर्ड में अगर एक सेंटेंस में बोले तो अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो तो आप केस नहीं कर सकते। दैट्स इट। केस किस पर नहीं कर सकते? तो पहला, अपनी पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर सकते, अपनी पार्टनरशिप फर्म के किसी दूसरे पार्टनर पे नहीं कर सकते, किसी तीसरी या किसी दूसरी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, ना ही उनके पार्टनर्स पे। तो आप अपने पार्टनर्स पे नहीं कर सकते, किसी दूसरी फर्म के पार्टनर्स पे नहीं कर सकते, किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकते, और ना ही अपनी पार्टनरशिप फर्म पे कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, आपको एक नुकसान होता है, केस नहीं कर सकते आप। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है उसका, तो आप उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं कर पाएंगे। नाउ, अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। ये होता क्या है? एक स्टैम्प पेपर होता है जिसमें सारे पार्टनरशिप के रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह, टर्म्स, कंडीशन सब मेंशन होती है। इसमें मेनली गिवन होता है कि फर्म का नाम क्या है, फर्म कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मेन हेड ऑफिस कहाँ है उसका, उसमें कौन कौन से पार्टनर्स काम कर रहे हैं और पार्टनर्स का एड्रेस क्या है। फर्म का नाम, उसका एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस, और लास्ट कौन सा काम करने वाले हो, क्या कपड़ों की दुकान होगी, क्या शूज का बिजनेस है, या किस चीज का है, किस चीज की पार्टनरशिप है, वो आपको इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो जिस भी फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उन्हें रजिस्ट्रार जाना होता है, वहां पर वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और उसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको उनको देनी है, इन द फॉर्म ऑफ कि आपकी फर्म का नाम क्या है, अगेन वही, उसका एड्रेस क्या है, एक हेड ऑफिस होती है और बाकी ब्रांचेस होती हैं। तो मेन हेड ऑफिस का कहाँ एड्रेस है, क्या एड्रेस है, और इसके अलावा बाकी ब्रांचेस कितनी है और उनका एड्रेस कहाँ पर है। अगेन कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, वो भी आपको देना पड़ेगा। दो इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी, एक तो कि कब ये पार्टनर्स ओपन कर रहे हैं और कब बंद करेंगे। ठीक है, तो आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, डेट क्या है ओपनिंग की, और उसके बाद ये कब तक चलने वाला है। अगर आपने एंडिंग डेट दी है, ड्यूरेशन दी है, तो फिक्स पीरियड हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट दिया है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और अगर आपने ड्यूरेशन नहीं बताया तो ये एट विल हो जाएगा। ओके, ये जो एप्लीकेशन है वो सारे पार्टनर्स को साइन करनी ही होती है। यहाँ पे अगर आप उसके पार्टनर हो तो सारे पार्टनर्स को साइन करेंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रार आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं। अगर उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे, जिसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का आज से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं इसके बाद, वो सब वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे, पार्टनरशिप में इतना ही था, उसके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर्स और फॉर्मेशन। फिर एक नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म था कोऑपरेटिव, उसमें एक एडिशनल टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल मिला के आपके 6 तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जैसे कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग, ऐसे कई 6 होते हैं कुल मिला के। तो ऐसे जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बेसिक डिटेल आप देख ले लीजिए कि ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, इसे फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये हमेशा सर्विस देने के लिए काम करते हैं। तो इनका मेन मोटिव कभी भी पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं जो कि इस कोऑपरेटिव का पार्ट हैं, उनकी हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी या कोऑपरेटिव बनाया जाता है। अब यहाँ पर मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट होते हैं तो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसमें एक चीज मेन होती है कि मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर ये कंज्यूमर का कोऑपरेटिव है तो क्या करेंगे, आप रिटेलर से सामान नहीं खरीदेंगे। अगर मुझे खरीदना होता इंडिविजुअली तो रिटेलर से खरीदती, पर अब मैंने एक ग्रुप बनाया है 100 लोगों का और 100 लोग मिलकर सामान खरीदेंगे। अब तो रिटेलर से नहीं खरीदेंगे, अब या तो होलसेलर से खरीदेंगे
या इवन और बड़ी सोसाइटी है तो आप मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हो, तो जिससे क्या होगा, आपको वो सामान काफी सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर इन 6 में से कोई भी कोऑपरेटिव आपके बारे में आपसे पूछा जाता है और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आप इसके 4 फीचर सब में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहला फीचर कि दिस इज फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 10 डैश डैश डैश। डैश 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 क्या है? अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव है तो 10 कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के बारे में पूछा तो 10 प्रोड्यूसर्स, ऐसे जिसके बारे में पूछा होगा उसमें आप लिखेंगे 10 फिर उसका नाम। दूसरा, प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव, their main motive is what? सर्विस मोटिव। तो सर्विस इनका मेन मोटिव होता है, मतलब सोशल सर्विस देना या वेलफेयर करना, ये इनका मेन मोटिव होता है। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स। तो जितने इसके मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन सब में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फोर्थ है, इट एलिमिनेट्स मिडलमैन। तो यहाँ पर आपका जो बहुत बड़ी स्केल पे आप काम कर रहे हो तो आप मिडलमैन को यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ और याद नहीं आ रहा है तो ये जो 4 है ये तो सब में आएंगे ही आएंगे, तो और कुछ नहीं भी आते तो आप इसको ही कॉपी पेस्ट कर लोगे, पर फिर भी इंडिविजुअली हम सबका देखेंगे। कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या इंश्योर करता है कि कंज्यूमर्स को जो भी चाहिए उस सारे प्रोडक्ट्स की स्टडी सप्लाई हो। स्टडी मतलब बिना रुकावट के उन्हें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ या बहुत ही इजी स्मूथ उनको सारा सामान मिलता जाए, उन्हें वेट नहीं करना पड़े, जब किसी चीज की जरूरत आए पड़े तो उनको ये सामान मिल जाए। दूसरा, इंश्योर करते हैं कि सारा सामान उनको रीजनेबल प्राइस पे मिले, क्योंकि ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं तो इनकी वजह से इनको वो सामान सस्ते में मिलता है। तीसरा, जो भी सामान हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ये इंश्योर करते हैं। और लास्ट, जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग ऑल द मेंबर्स। तो ये सामान सप्लाई करते हैं स्टडी, अच्छी क्वालिटी का सामान हो, इसके अलावा कि ये प्रॉफिट मतलब इनको सस्ते में सामान पड़ता है क्योंकि ये मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बनाएगा कौन? मिनिमम 10 प्रोड्यूसर्स। अब ये प्रोड्यूसर को सामान बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी। तो ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी रॉ मटेरियल्स वगैरह इन्हें कम प्राइसेस में मिल जाए, कोई भी मशीन वगैरह चाहिए तो वो भी इन्हें कम प्राइसेस में और स्टडी सप्लाई उसकी मिले। इसके अलावा इन्होंने जो सामान बनाया है, अब प्रोड्यूसर को 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो जो चीजें आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स वो आपको मिले, और फिर आपने जो उसका सामान बनाया है वो आसानी से बिक जाए। तो इनका सामान जो है वो इजिली सेल करते हैं, जो इनके मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलकर सेल करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि मान लो अगर मैं एक सिंगल प्रोड्यूसर थी, अकेले काम कर रही थी, तो मेरी लिमिटेशंस होती है, अपना सामान मैं एक लिमिट तक ही कहीं पर तक बेच सकती हूँ। अगर मैंने अभी अभी स्टार्ट किया अपना फर्म, तो मुश्किल से अगर मान लो मेरी एक पर्टिकुलर सिटी में मेरी दुकान है तो मैं उसी के इंसान उस वहीं के ही पॉपुलेशन को सामान बेच पाऊंगी। लेकिन अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं जहाँ पे 100-200 लोग हैं, तो अब हम हमारा सामान कहीं पर भी जाकर बेच सकते हैं। इवन अगर मुझे दूसरे स्टेट्स में बेचना है, अगर मैं एमपी में रहती हूँ, जम्मू कश्मीर में बेचना है या फिर केरला में, कहीं पर भी बेच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो भी कॉस्ट आएगा वो सब मुझे बियर नहीं करना है, वो 200 लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, तो मेरा खर्चा काफी कम लगेगा और कहीं पर भी चाहे तो मैं बेच सकती हूँ, इवन किसी दूसरी कंट्रीज में भी। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो प्रोड्यूसर्स को ये सोसाइटी हेल्प करती है कि वो अपना अटेंशन सिर्फ प्रोडक्शन पे ही रखें, तो उनको यहाँ वहाँ कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सोसाइटी खुद ये काम कर रही होती है, तो आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे होता है। इसके अलावा अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ऑल मेंबर्स। तो ये अपना इनपुट्स वगैरह सस्ते में परचेज करते हैं, मशीनरी सस्ते में परचेज करते हैं, पूरा ध्यान इनका प्रोडक्शन पे होता है, पूरा कहीं पर भी चाहे ये सेल कर पाते हैं तो स्मूथ सेल करवाने में हेल्प करेगा। फिर इसमें कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो वो सारे मेंबर्स डिवाइड कर लेंगे। देन आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर सोसाइटी जैसी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक काम करती है, सामान को बिकवाने का। सामान प्रोड्यूस अपना सब अलग अलग करेंगे। तो अगर मान लो एक मार्केटिंग सोसाइटी की मेंबर हूँ, तो बनाएंगे, जितने इसमें 100 लोग हैं तो अपना अपना सामान अलग अलग ही बनाएंगे, लेकिन इसके बाद जब बेचने जाएंगे तो साथ में बेचने जाएंगे। तो ये सिर्फ फेवरेबल मार्केट ढूंढने का काम करता है अपने मेंबर्स के लिए। ये इंश्योर करता है कि आपको आपके आउटपुट का बेस्ट प्राइस मिले। जो भी ट्रांसपोर्टेशन अब बिकवाना है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी,
जब तक नहीं बिक रहा है तब तक स्टोरेज देना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग और पैकेजिंग वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज ये सोसाइटी उनको देती है। ये इंश्योर करती है कि कहीं पर भी अगर आप अपना सामान बेच रहे हो तो वहां पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रिगार्डिंग वेट, मेजर, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। अब कई बार क्या होता है, सामान अगर आप बेचने जा रहे हो तो उनकी जो वेटिंग मशीन्स होती हैं उसमें कोई मैग्नेट लगा होता है या कुछ तो ऐसा फ्रॉड होता है जिसकी वजह से आपका माल ज्यादा होता है बट वो दिखाते हैं कि बहुत कम माल है। तो ऐसा कुछ नहीं हो, ऑनेस्ट ट्रेडिंग हो, ये इंश्योर करेगा। इसके अलावा ये मिडल मैन को एलिमिनेट करता है, हटा देता है मिडल मैन को, और डायरेक्टली कस्टमर से ही डील करता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट अब बचता है वो सारे ही मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? क्रेडिट सोसाइटी आपको, जैसे एक सोसाइटी होती है जिसमें मान लो 100 मेंबर हैं तो हर महीने वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट उसी में करेंगे, एक फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब उस फंड से जब भी किसी को लोन की जरूरत पड़ेगी किसी मेंबर को, तो उस फंड से उसको लोन दे दिया जाएगा मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट सोसाइटीज। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, अब इससे क्या इंश्योर होता है कि उनको मनी लेंडर्स, गांव में स्पेशली आपको किसी मनी लेंडर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनसे आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा प्रोवाइड करेगा। इससे आपकी सेविंग भी प्रमोट होती है, क्योंकि हर महीने वैसे आप पैसा खर्च कर देते, पर अब क्योंकि आपको यहाँ पे सेव करना ही पड़ेगा तो आपकी एक सेविंग कल्चर भी इससे बनता है। देन फिर यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जब भी उसको लोन वगैरह चाहिए होगा तो ये सोसाइटी उनको लोन दे देगी। तो सेविंग करना है, फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो मनी लेंडर्स पे डिपेंड नहीं होना। फिर आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। यहाँ पर ये सोसाइटी छोटे फार्मर्स की हेल्प करती है ताकि वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर पाए। तो पहले नॉर्मली जो फार्मर्स, पुअर फार्मर्स होते हैं, वो सारा काम मैनुअली करते हैं, हाथ से करते हैं, ये मशीन्स वगैरह का यूज नहीं करते। तो फार्मिंग में मशीन्स वगैरह का यूज ज्यादा हो, ये इंश्योर करती है सोसाइटी। अब आपको इसके लिए जो भी सीड्स वगैरह भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह वगैरह, सब सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी का ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये इंश्योर, जो मतलब पीजेंट होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि पैसों की कोई भी जरूरत पड़ी तो वो उनको दे देंगे, एक्सेट्रा। देन आता है लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये एक ऐसी सोसाइटी है जो मेनली पुअर पीपल तो नहीं बनाते हैं, वैसे मोस्टली जो सोसाइटीज होती हैं वो थोड़े छोटे फार्मर्स, छोटे प्रोड्यूसर्स, ऐसे लोग बनाते हैं। बट कोऑपरेटिव अगर ये हाउसिंग सोसाइटी है तो ये थोड़े से रिच पीपल बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर बहुत सारे रिच पीपल का एक सोसाइटी बनी है, वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और एक बहुत ही बड़ी जमीन खरीद कर और वहां पे कई सारे घर बनवाएंगे, एक नहीं, घर, कई सारे घर, एक तरीके की एक कॉलोनी डेवलप करेंगे। और उसके बाद फिर जब ये सारे घर बन जाएंगे, मोस्टली सारे घर एक जैसे ही होते हैं, सेम फैसिलिटीज होती है सब में, और फिर वो एक एक घर आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब अगर चाहिए, मान लो मैं किसी की पार्टनर हूँ, ऐसी किसी हाउसिंग सोसाइटी की मेंबर हूँ, तो मैंने पैसे लगाए, एक बड़ा प्लॉट खरीदा, वहां पे मान लो 10-12 बंगले बनवाए, मतलब घर बनवाए, और एक मुझे मिल गया। अब मैं चाहूँ तो वहां पे रह सकती हूँ, नहीं मन किया तो किसी को बेच भी सकती हूँ। इस तरीके से ये काम करता है। ओके, तो ये रेसिडेंशियल अकोमोडेशन देता है, रहने की जगह देता है अपने मेंबर्स को, और ये उनको कम कॉस्ट में हाउसेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उसमें रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा, ये सिविक एम्यूनिटीज वहां पे प्रोवाइड करता है। ओके, अब क्या होता है, अब एक साथ आप इतने सारे घर बनवाओगे तो क्या होगा, उससे सस्ता पड़ेगा आपको ये थोड़ा सा, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार आप कंस्ट्रक्शन ही करवाओ, आप किसी और तरीके से भी काम कर सकते हो, जैसे परचेज कर सकते हो साथ में बल्क में कई सारे घर, तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। देन कोऑपरेटिव्स भी हो गए। कंपनी में आते हैं, तो कंपनी में अगेन आपको 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, प्राइवेट 3 और करने हैं, तो मेरिट्स डिमेरिट्स देखे लिए, उसके अलावा 3 और हैं। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है, एक और होती है 1% कंपनी, वो क्या होती है। इसके अलावा दूसरा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और एमओए एओए में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, पहले तो अगर आप नॉर्मल सिर्फ डेफिनेशन समझ लें तो प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसे जितने मेंबर्स ने मिलकर बनाया है उतनों का ही पैसा लगेगा। अब ये कंपनी चाहकर भी पब्लिक से, नॉर्मली पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती अपने शेयर्स देकर, तो ये अपने शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू नहीं कर सकती पैसा कमाने के लिए। जबकि पब्लिक कंपनी वो होती है जिससे जो चाहे तो अगर जरूरत पड़ने पर अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक का पैसा ले सकती है। दैट्स इट। अब इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं,
तो प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम आपके पास 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं इसमें। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे मेंबर जोड़ सकते हो उतने मेंबर हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए प्राइवेट में, कम से कम 3 होने चाहिए पब्लिक में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। कम से कम 2, फिर चाहे कितने हो सकते हैं, वैसे ही आपका पब्लिक में होता है। फिर हम बात करते हैं इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। अब जो ये हमारी प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर सकती, तो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती फॉर देयर मनी कि वो उनके शेयर्स वगैरह खरीदें। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक को इन्वाइट करती है अपने शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करने के लिए। अब प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? प्रोस्पेक्टस होता क्या है? तो जब मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स वगैरह बेचने होते हैं तो एक कार्ड वगैरह या एक मैगजीन हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकती है, कोई पोस्टर हो सकता है, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनवाऊंगी जिसमें मैं कुछ अट्रैक्टिव अपने ग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगी, ताकि मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं कि वो मेरी कंपनी में आए और पैसा लगाएं। वैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के आपको प्रोस्पेक्टस दिखाए जाएंगे। क्या होती है उसमें? मैगजीन्स होती हैं कि हमारे प्रिंसिपल हैं, ये वाइस प्रिंसिपल, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सारे फंक्शंस होते हैं, ऐसा सब कुछ हमारे यहाँ पे स्पोर्ट इवेंट्स होता है, ये सब दिखाया जाता है ताकि आप अट्रैक्ट हो और वहां पे एडमिशन लो। सेम कंपनीज करती हैं। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को शेयर्स वगैरह देने ही नहीं है, पब्लिक का पैसा चाहिए ही नहीं, तो ये ऐसा कोई इन्विटेशन या प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे क्या? नो। लेकिन पब्लिक कंपनी को इनवाइट करना होता है तो उन्हें प्रोस्पेक्टस देना होता है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का इनविटेशन कार्ड आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए आप पीपल को इनवाइट कर रहे हैं। फिर आपका आएगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी में हूं और मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी के 10% शेयर्स हैं, तो क्या मैं उसे किसी और को दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? ओके। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में बिना परमिशन के आप इसको अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते। तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में हूँ, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स मैं किसी और को बिना पूछे, बिना कंपनी की परमिशन के नहीं दे सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अभी हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और फिर अगर हमारा मन नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है कि लॉस होने वाला है, तुरंत बेच देते हैं। तो इजीली आप खरीद भी सकते हो, इजीली बेच भी सकते हो, तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स इसके। फिर हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ उन्हीं का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का कोई पैसा नहीं लगा, तो इनको हम ज्यादा रेगुलेट नहीं करते। लेकिन पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा है, तो अगर ये कंपनी फ्रॉड करती है या डूब जाती है तो पूरी जनता का पैसा डूबेगा। इसलिए इसके रेगुलेशंस वगैरह, इस पे कंट्रोल थोड़ा ज्यादा किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी को बिठाना जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को बिठानी पड़ेगी। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना है तो आपको पहले एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी और उसमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या ये हम डिसीजन ले सकते हैं या नहीं। वैसे इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स क्या होता है कि इंडेक्स होता है जहां पे आपकी कंपनी में कितने लोगों ने पैसा लगाया है, कितना पैसा लगाया है, उनकी बाकी डिटेल्स आपको लिखनी होती हैं। ऐसा एक इंडेक्स बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, पर पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज इनको पूरी करनी ही पड़ेगी पब्लिक कंपनी को, जबकि प्राइवेट कंपनी चाहे तो उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसे हट सकती है, क्योंकि अगेन उतना स्टफ नहीं होता इनका रेगुलेशन, क्योंकि पब्लिक का पैसा यूज नहीं कर रहे हैं ये, तो ये एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। इसका फिर नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा होता है कमेंसमेंट। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? प्रमोशन। और प्रमोशन का मतलब होता है इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी का आइडिया लाने से लेकर कंपनी को फॉर्म करने तक के सारे जो स्टेप्स होते हैं वो प्रमोशन में होते हैं, और वो इंसान जो इस स्टेप को परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं प्रमोटर। अब इसमें पहला स्टेप क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या खतरे हैं, थ्रेट्स क्या हैं, ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इससे हम करना क्या चाह रहे हैं? एक आइडिया ढूंढ रहे हैं कि क्या हमें अपने कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है, और कुछ नया करना है तो किस वे में अगर हमें जाना चाहिए, किस चीज का बिजनेस ओपन करना चाहिए, मार्केट में कौन सी चीज डिमांड में है, कौन सी नहीं है,
ऐसे करके हम कई सारे एक लिस्ट बना देते हैं जिसमें कई सारे बिजनेस आइडियाज लिखे होते हैं। सेकेंड है, फिर हर उस आइडिया की हम क्या करेंगे, फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फीजिबिलिटी स्टडी करने का मतलब है कि अभी तक जो आपका आइडिया है वो आपके माइंड में है, तो क्या वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं, उसकी एक स्टडी करेंगे। और इसमें 3 स्टडीज होती हैं, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी में हम चेक करते हैं कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज एक्सेट्रा, क्या वो हमारी लोकेलिटी में अवेलेबल है या नहीं, या क्या हम उसको जुगाड़ कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप इसके सारे इनपुट्स वगैरह अरेंज कर सकते हो तो ये आइडिया फीजिबल होगा, और अरेंज नहीं कर सकते तो अनफीजिबल। फिर है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी पैसे रिक्वायर्ड है, क्या वो पैसे आप अरेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है पर उसमें कई सारे पैसे लगने होते हैं जो हम जुगाड़ नहीं कर पाते। तो अगर आप उसे पैसों को अरेंज कर पा रहे हो तो फीजिबल है, अदरवाइज अनफीजिबल। तीसरा होता है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, ये चेक करता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल हो भी गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो क्या ये आपको एक रिटर्न प्रॉफिट्स दे पाएगा या नहीं। तो अगर प्रॉफिट्स दे पाएगा तो फिर फीजिबल है, अदरवाइज अनफीजिबल। तीसरा इसका स्टेप होता है नेम अप्रूवल। आपने आइडिया सोचे, आपने सबकी फीजिबिलिटी स्टडी करी, अब जो आइडिया इसमें सबसे ज्यादा फीजिबल होगा उसका आप फाइनल करके उसका नामकरण करेंगे, नेम अप्रूवल करवाएंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें अपनी कंपनी के अपने कुछ मनपसंद नाम आप लिखेंगे इन प्रायोरिटी वाइज। आपने कुछ नाम लिखा, 1 फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम। फिर आप इस लिस्ट को जमा करवाएंगे कहाँ, रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार आपका एक एक करके नाम देखेगा कि क्या ये नाम किसी और कंपनी का तो नहीं है, क्या आपका कोई नाम का जो मतलब है वो गलत तो नहीं निकल रहा, रॉन्ग मीनिंग तो नहीं है। तो अगर उसे लग रहा है कि कोई नाम सुटेबल है जो किसी और कंपनी ने पहले यूज नहीं किया हुआ और कोई रॉन्ग मीनिंग भी नहीं निकल रही है, तो वो उस नाम को फाइनलाइज कर देगा। मान लो अगर पहला नाम ही आपका गलत था या फिर किसी और कंपनी ने ऑलरेडी ये नाम रखा हुआ है, जैसे मैंने अपनी पहली लिस्ट में नाम दिया कैडबरी, अब ऑलरेडी कैडबरी एक कंपनी का नाम है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड चेक किया जाएगा, सेकंड में अगर किसी कंपनी का नाम है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड चेक किया जाएगा, मान लो थर्ड किसी और कंपनी का नाम नहीं है तो ये फाइनलाइज कर दिया जाएगा। देन कम्स फिक्सिंग द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ठीक इसके बाद वही करने वाले हैं। बट आप भी समझिए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके कुछ सिग्नेटरीज चाहिए होते हैं। तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमें कुछ लोगों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और जो लोग इसमें साइन करते हैं वो पहले डायरेक्टर्स बन जाते हैं हमारी कंपनी के। तो मुझे फिक्स करना होगा कि इस एमओए में पहली बार साइन कौन करेगा, और जो इसमें पहली बार साइन करता है वो हमारे कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बन जाते हैं। और जब हमारे कंपनी का कोई डायरेक्टर बन गया है तो उन्हें कुछ क्वालिफाइड शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब अगर मेरी कंपनी का मैंने अगर आपको उसमें सिग्नेचर करवाया तो आप कौन हो गए, मेरी कंपनी के डायरेक्टर। अब क्योंकि आप मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स मेरी कंपनी के खरीदने पड़ेंगे, ऐसा क्वालिफिकेशन शेयर्स, ये जरूरी होता है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। इसके बाद हम 3 प्रोफेशनल को मेनली अपॉइंट करते हैं, जिसमें आप 3 मेनली होते हैं, सिर्फ 3 नहीं होते हैं। जिसमें एक आता है बैंकर, फिर आता है ब्रोकर और फिर आता है अंडर राइटर। इसके अलावा सॉलिसिटर भी हो सकता है। बैंकर मतलब जो पैसों की लेन देन संभालेगा, ब्रोकर मतलब जो मेरी कंपनी के शेयर्स परचेस और बेचने में हेल्प करेगा। फिर आता है अंडर राइटर, ये आपके शेयर्स की दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी के जैसे होते हैं। तो मान लो अगर मैंने शेयर्स इशू किए और वो नहीं खरीदे किसी ने, है ना, तो मतलब मेरा जो पैसा था या फिर जितना मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, तो अब अंडर राइटर क्या करेगा, मेरे सारे शेयर्स को खरीद कर मुझे उसका पैसा दे देगा। तो अगर रिस्क है कि मेरे शेयर्स नहीं बिकेंगे तो मैं उसका पहले से ही कमीशन देकर एक अंडर राइटिंग सर्विसेज ले लेती हूँ। अब अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी लॉस हो रहा है तो फिर अंडर राइटर उसका पेमेंट कर देगा। सॉलिसिटर, एडवोकेट वगैरह जैसे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सब नाम वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है, डायरेक्टर्स बन चुके हैं। देन आप क्या बनाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने रहेंगे। वैसे तो फॉर्मेशन के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं पर आपको 3 मेनली बनाने हैं, जिसमें एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, 3 डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी पूरा आपका यहाँ तक प्रमोशन स्टेप चल रहा था और यहाँ आकर वो खत्म हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो पहले आपने अपॉर्चुनिटीज देखी, फिर उसकी फीसिबिलिटी स्टडी करी 3 तरह की। अगर वो स्टडी में पास हो जाता है तो नेम अप्रूवल करवाया। नामकरण करने के बाद अपने सिग्नेटरीज आपने डिसाइड किए जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए। फिर आपने कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए जैसे बैंकर, ब्रोकर, अंडर राइटर, सॉलिसिटर,
और लास्ट में आपने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनवाए। फिर आता है सेकंड स्टेप और वो है सेकंड स्टेज और वो है इनकॉर्पोरेशन। एक बार प्रमोशन हो गया फिर आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन। अब प्रमोशन का लास्ट स्टेप क्या था, डॉक्यूमेंट्स बनाना। इनकॉर्पोरेशन में वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे वो आप फाइल करके आओगे कहाँ, रजिस्ट्रार के पास। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे उसमें प्रमोशन स्टेज में, वो आपको फाइल करने हैं कहाँ पे, रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाकर आपको सबमिट करने हैं। और उसके साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जैसे मतलब ये एमओए तो देना ही है, ये तो 3 डॉक्यूमेंट्स है ना, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस। इसके अलावा आपको बताना है कि आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो आप अपनी कंपनी में लगा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इतना लगाओ, पर अगर मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल है मान लो 10 करोड़, तो मैं किसी भी साल कभी भी अपनी कंपनी में 10 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल नहीं लगा सकती। फिर इसके डायरेक्टर्स कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप वहां पे पे करोगे फीस, और फीस कितनी होगी ये आपके डिपेंड करता है आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल के ऊपर। तो जितना बड़ा कैपिटल आपने अपने बिजनेस के लिए सोचा है उतनी ज्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी, और कम कैपिटल से अगर आप बिजनेस अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो भी कम रहेगी। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। अब आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, फीस जमा की है, तो अब रजिस्ट्रार चेक करेगा कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, क्या जो भी फीस वगैरह आपको पे करनी थी वो आपने ऑलरेडी पे कर दी है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपका नाम अपनी कंपनी के रजिस्टर में लिख देता है, एंटर कर देता है। कंप्यूटराइज्ड रहता है जनरली, तो वो एंटर कर देगा। जैसे उसने एंटर किया आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद वो आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी कंपनी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जो डेट इसमें मेंशन होती है उस डेट से ही आपकी कंपनी का बर्थ माना जाता है। तो इसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट साइन करेंगे वो सब वैलिड हो जाएंगे। तो इनकॉर्पोरेशन में 4 काम किए, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो जाके जमा करवाए, उसके साथ जो फीस बनती थी वो जमा करवाई, फिर वो रजिस्ट्रार से चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो रजिस्ट्रेशन करेगा, और फिर लास्ट आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगर तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी तो यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा, आगे कुछ भी आपको नहीं करना। 2 ही स्टेप आपको फॉलो करने थे, 2 ही स्टेज, एक प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपका रजिस्टर, आपका जो फॉर्मेलिटीज है वो थोड़ी ज्यादा होंगी, तो आपको तीसरा और फोर्थ स्टेज भी करना पड़ेगा फुलफिल। तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं, तो पब्लिक से शेयर्स वगैरह देकर पैसा लाना पड़ेगा। अब पैसा लाने से पहले आपका सबसे पहले क्या स्टेप होता है, सेबी अप्रूवल। तो सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक बॉडी होती है जो आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती है कि कहीं कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, पैसा लेके भाग नहीं जाए, पैसा डूब नहीं जाए, ये सब चीजों का देख रेख करती है। तो ये जो सेबी है इससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी सेबी को, और उसके बाद सेबी आपको अपना अप्रूवल देगी कि क्या आप पब्लिक का पैसा ले सकते हो या नहीं। तो इनका अप्रूवल बहुत जरूरी है। दूसरा आता है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अब आपने सेबी का अप्रूवल आपको मिल गया, आपके पास परमिशन है कि अपने शेयर्स आप इशू कर सकते हो। तो शेयर्स इशू करने के लिए आप इनविटेशन कार्ड जैसे कि प्रोस्पेक्टस आप रिलीज करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हैं ताकि आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट करें कि वो आकर आपके शेयर्स परचेज करें। तो पहले परमिशन ली, फिर आपने उनको इन्विटेशन भेजा कि शेयर्स परचेज करने के लिए वो आए। तीसरा, अब क्या होता है कि आपने मान लो न्यूज़पेपर में ऐड दिया, प्रोस्पेक्टस इशू किया कहीं पर भी, पब्लिक ने उसे देखा, अब वो अट्रैक्ट हो गई है, अब उसको अपने आपकी कंपनी में पैसा लगाना है। तो वो कैसे लगाएगी, आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह उसमें दी होती हैं, तो वो उसमें अपना एप्लीकेशन मनी जमा करवा देते हैं, ये बताने के लिए कि उसे आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर क्योंकि कई सारे लोग, मतलब जो लोग हैं वो अपना एप्लीकेशन मनी आपको भिजवाने वाले हैं, तो उसको सब मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स हायर करने होते हैं, जैसे कि बैंकर जो इन सारे पैसों के लेन देन को देखेगा। इसके बाद एक ब्रोकर, अगर आपके शेयर्स नहीं बिक पा रहे हैं तो ब्रोकर आपके शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करेगा। और फिर अंडर राइटर, किसी भी तरह से अगर नहीं बिके शेयर्स, आपके लॉस हो गया, तो अंडर राइटर आपको उसका पेमेंट करेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरह। तो ये आप प्रोफेशनल हायर करेंगे। हायर करने के बाद अब आपने प्रोस्पेक्टस दे दिया था, इन्विटेशन दे दिया था, पैसे आने से पहले सारे बैंकर, ब्रोकर, अंडर राइटर को आपने हायर किया। अब फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेप आता है। इसमें आप वेट करते हो अप टू 120 डेज, 120 दिनों के अंदर अंदर आपको 90% सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए जितना आपने मांगा था।
तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए मांगे थे तो आपको 90 लाख रुपए तक का रिसीव हो जाना चाहिए 120 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने 1 लाख रुपए मांगा था तो आपको 90,000 मिल जाने चाहिए। 1,000 मांगा था, इतना छोटा तो होगा नहीं, पर अगर आपने 1,000 मांगा था तो फिर 900 रुपए आपके तैयार हो जाने चाहिए। मतलब 90% का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए 120 दिनों के अंदर अंदर। और अगर वो 120 दिन के अंदर 90% नहीं मिलता है तो आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा विद इन 10 डेज। तो 120 दिन तक पहले आप वेट करोगे और उसके बाद भी अगर आपको 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो अगले 10 दिनों के अंदर सारा पैसा वापस कर दोगे। आप उनका पैसा फिर यूज नहीं कर सकते। रीजन कि मान लो अगर मुझे लग रहा था कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मुझे 90 लाख भी नहीं मिले। एटलीस्ट अगर 90 लाख मिले होते, 95 लैक्स मिला होता, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मैं फिर भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती थी। बट अगर 90% भी नहीं मिला तो अब अगर मैं कम पैसों से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके वो प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो उसके फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि 90% आपको अगर नहीं मिला है तो पूरा वापस करना पड़ेगा। ये फोर्थ स्टेज था। ये फिफ्थ स्टेज आपका हो जाएगा क्या? एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब आपने स्टार्टिंग से सोचो क्या किया, पहले सेबी का अप्रूवल लिया, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किया, उनका पैसा आने से पहले आपने सारे प्रोफेशनल्स हायर कर दिए, फिर 120 दिन तक आपने वेट किया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया। अब अभी तक आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन आई है कि हमें आपके शेयर्स चाहिए, अभी तक आपने शेयर्स दिए नहीं है। शेयर्स देने से पहले आपको अपने नियर बाय स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी होती है, उनका अप्रूवल लेना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी आसपास जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आपको अपना लिस्टिंग करवानी होती है अपनी कंपनी की। अगर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है तो आपको परमिशन दे देते हैं, तो फिर आपने जो भी पैसा लिया है पब्लिक का वो रख सकते हो और उनको शेयर्स दे सकते हो। बट किसी भी रीजन से अगर वो स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिशन नहीं देते तो जितना पैसा आपने लिया था वो सब आपको वापस करना पड़ेगा। इवन अगर 90% सब्सक्रिप्शन मिल भी गया था, फिर भी अगर परमिशन नहीं मिलती है स्टॉक एक्सचेंज की तो सारा वापस करना पड़ेगा। एक बार आपने परमिशन ले ली, फिर लास्ट स्टेज क्या होता है इसका? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आप उनको अलॉट कर दोगे, जितने शेयर्स जिनको देने थे आप दे दोगे। ठीक है, तो नाम आपका लिस्ट हो जाने के बाद फिर आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है वैसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इसमें आप सारी डिटेल्स देते हो कि किस किस इंसान को कितने कितने शेयर्स कितने रुपए के मैं दे रहा हूँ, या आप रजिस्ट्रार में फाइल करते हो। पहले सेबी का अप्रूवल, फिर प्रोस्पेक्टस दिया उनसे उनको इनवाइट करने के लिए, फिर उनके एप्लीकेशन आने से पहले ही बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर को हायर कर लिया। इसके बाद फिर 120 दिन तक वेट करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेंगे कि एप्लीकेशन आ गई है, अब शेयर्स दें या नहीं दें। परमिशन मिलने के बाद अलॉट कर देंगे शेयर्स, और तीसरी स्टेज भी खत्म। फोर्थ स्टेज काफी सिंपल स्टेज है और मतलब बहुत ही नॉर्मल सी है, जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशंस देने होते हैं। पहला डिक्लेरेशन कि जितना मिनिमम पैसा आना चाहिए था, 90% तक का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। कोई भी जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो भी मिनिमम शेयर्स उनको खरीदने थे, क्वालिफिकेशन शेयर्स, वो सब उन्होंने खरीद लिया है, उसका पैसा कैश मनी सब दे दिया है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास वापस नहीं है जो रिफंड करना हो। तो जो भी पैसा रिफंड वगैरह करना था वो हमने सब वापस कर दिया है, अब एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं रखा हुआ। चौथा है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बोले थे, जो भी रिक्वायरमेंट्स बोली थी, वो सारी क्वालिफिकेशन या जो भी चीजें थी वो हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, डायरेक्टर्स ने शेयर्स खरीद लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करने के लिए अब नहीं बचा है, और लास्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स या फॉर्मेलिटीज थी वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये करने के बाद आपको एक अगेन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, और आज के बाद आपकी कंपनी, आप जो भी काम करना चाहते हो आप शुरू कर सकते हो। आपको कमेंसमेंट करने का सर्टिफिकेट, स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। लास्ट टॉपिक है एमओए और एओए का डिफरेंस और प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनविटेशन होता है जो कि हम पब्लिक को देते हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह खरीदें। नाउ एमओए और एओए में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसके 3 पार्टीशन करेंगे। एक रहेगा एमओए, एओए और फिर बेसिस। तो इधर हम देखेंगे कि किस बेसिस पर डिफरेंस देख रहे हैं, एमओए और एओए। पहले डिफरेंस का जो बेसिस है वो है नेचर। तो एमओए क्या होता है? कंपनी का चार्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी किस लिए काम कर रही है, उसके क्या मोटिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सेट्रा।
जबकि एओए में कंपनीज के बायलॉज लिखे होते हैं। जनरली जो कंपनी का चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया को बताता है, आउटसाइड वर्ल्ड को बताता है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाई गई है, क्या पर्पस है, एक्सेट्रा। लेकिन एओए में बायलॉज लिखे होते हैं, वो कंपनी के अंदर के लोगों के लिए होते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्या क्या लॉज, रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा है इसका स्कोप। जो एमओए होता है वो, एक सेकेंड, हाँ, जो एमओए होता है वो क्या होता है, हमारा कंपनी के पावर्स या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि हमारी कंपनी के क्या पावर्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। जबकि जो एओए है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है कि कंपनी के इनसाइडर पीपल को क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद इसका जो होता है कि कौन सुप्रीम है, कौन सा अंडर है, तो इसका रैंक क्या होगा या इसका कौन सा स्टेज होगा, इसकी पावर कितनी होगी। तो एमओए जो होता है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। जबकि एओए एक सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी एमओए से कम होती है। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है एमओए और एओए सप्लीमेंट्री है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ की कंपलसरी है या नहीं, कंपल्शन। तो एमओए को बनाना कंपलसरी होता है, आपको ये अपने कंपनी का खुद बताना ही पड़ेगा। लेकिन एओए जो होता है उसे बनाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ में एक ऑलरेडी एओए होता है, जिसे कहते हैं ना मॉडल एओए, आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो चलेगा। एमओए आपको खुद का अलग से बनाना पड़ेगा। एओए चाहो तो आप खुद से नहीं बनाओ, आप टेबल ऐप से उठा लो, उसे कॉपी पेस्ट कर लो। फिफ्थ है इसमें रिलेशनशिप। तो एमओए कंपनी का रिलेशनशिप बताता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो कंपनी के बाहर जैसे कि आपकी गवर्नमेंट या फिर इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इनके साथ कंपनी का रिलेशन क्या होगा, ये एमओए बताता है। जबकि एओए अपने खुद के एम्प्लॉयज के साथ, मतलब इनसाइडर पीपल के साथ कैसा रिलेशन होगा वो बताएंगे। ओके, फिर हम एक और देख लेते हैं कि लीगली कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है या लीगल इफेक्ट इसका क्या होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो आपने की परफॉर्म की है बियॉन्ड एमओए, तो एमओए में जो एक्टिविटीज नहीं लिखी है उसके बियॉन्ड जाकर या उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई एक्ट किया है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि अगर आपने एओए के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्टिविटी की है तो उसे अभी भी रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय बाय जो, एक सेकेंड, बाय द शेयर होल्डर्स। तो अगर आपने कोई भी एक्टिविटी की है जो एमओए के अगेंस्ट जा रही है तो उसे बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब स्ट्रिक्टली। जबकि एओए के खिलाफ अगर आपने की है तो उसे अभी भी सारे शेयर होल्डर्स मिलकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन कम्स द लास्ट वन, ये ऑल्टरेशन। चेंजेस करना कितना आसान या मुश्किल है। एमओए में चेंज करना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, एओए में आप इजीली कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसको देखकर आपको समझ आ रहा होगा एमओए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एओए कम है। एमओए बाहर की दुनिया के लिए होता है, ये अंदर के लिए। चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉज या फिर ये पावर्स बताता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, टेबल ऐप से उठा सकते हो। ऑल्टरेशन इजी टफ होता है और इसका इजी होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे और दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।